इंडियन एनिमेशन की इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कि एनिमेशन की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना। उनमें से एक फिल्म है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। और ये फिल्म इसीलिए इतनी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसका जो एनिमेशन है वो टॉप नॉच था। अब भले कल्ट क्लासिक बन चुकी है, लेकिन जब ये रिलीज हुई थी तब एक फ्लॉप थी। डायरेक्टर अर्नब चौधरी ने जब इस फिल्म को बनाया था तब उन्होंने सोचा था कि वो एक अच्छी और इंटरेस्टिंग फिल्म बनाएंगे, और वो यही चाहते होंगे कि जिस तरह से हम सबको लगता है कि एक स्टोरी हम उठाएं हमारे कल्चर से और उसे ग्लोबल रूप में बनाएं ताकि लोगों को वो पसंद है, जो विचार हमारा आपका सबका रहता है। अब इस वीडियो में हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये फिल्म एक फ्लॉप साबित हुई। देखो, हमें ना एक बात समझनी पड़ेगी कि जो महाभारत की कहानी है ना वो ग्राउंडेड नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें देवता दानव राक्षस बहुत सारी चीज़ें हैं और एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है उस फिल्म में। तो हमें उस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जब इस फिल्म को बनाया तो इन्होंने इस कहानी को ऐसा दिखाया जैसे कि ये कोई छोटे मोटे इलाके की बात हो रही है। हस्तिनापुर की जो है बहुत बड़ा राज्य था और उस राज्य का जो उत्तराधिकारी है उसकी कहानी भी अलग है। हर एक कैरेक्टर का अपना अपना कैरेक्टरिज्म है। भीष्म पितामह का अलग कैरेक्टरिज्म है, द्रोणाचार्य का अलग कैरेक्टरिज्म है, अर्जुन का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। उन्होंने क्या किया, इस फिल्म को जब बना रहे थे तो उन्होंने सिर्फ ये ध्यान दिया कि हम अर्जुन को जितना हो सके ग्राउंडेड रखें। देखो, ग्राउंडेड रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप किसी कैरेक्टर को इस तरह से दिखा रहे हैं, जब आपको पता है कि वो कैरेक्टर इतना लार्जर देन लाइफ है, तो उसे ग्राउंडेड रखने का कोई मतलब है नहीं। क्योंकि महाभारत की जो कहानी है वो कोई जमीन की लड़ाई नहीं थी। महाभारत की लड़ाई थी कि न्याय क्या है, कि कौन सही है कौन गलत है। हम भले अपने हिसाब से डिसाइड कर लें कि कौन सही कौन गलत है, लेकिन असल में सही कौन था ये, और कौन किसके साथ अन्याय हुआ और अन्याय जिसने किया उसको उसका दंड मिला, ये है उसका बेसिक प्रेमाइस। अब पांडवों के साथ जो दुर्योधन ने किया और उसके बाद बहुत सारी चीजें जो उनकी लाइफ्स में हुई, उनको एक अच्छी स्टोरी में आप ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, उसको इस तरह से दिखाया जैसे कि वो गांव की बात चल रही हो, कि दो चार गांव के लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं। वो मतलब वो भव्यता हमें इस फिल्म में दिखती नहीं है। दूसरी बात जिस फिल्म में उन्होंने गलती करी वो ये थी कि इस फिल्म में अर्जुन को एक भोले वाले बच्चे की तरह उन्होंने दिखाया है। अर्जुन का जो कैरेक्टर है ना उसको एक भोला भाला बच्चा उन्होंने बना दिया फिल्म में। देखो भैया, अर्जुन जो है ना वो एक अचीवर है। पूरी महाभारत की स्टोरी आप उठा के देख लो, कहीं भी अर्जुन हारा नहीं है किसी से। वो लड़ा है जिससे भी उसको उसने हराया ही है। ऐसा नहीं कि वो कोई छोटे बच्चे की तरह कोई जेंजी कैरेक्टर नहीं है वो, कि वो बैठ के रोने लगे या परेशान हो जाए। उसके कैरेक्टर को बच्चा दिखाना एक मजाक की तरह है यार। अर्जुन का जो कैरेक्टर है ना, अगर आप स्टोरी के हिसाब से देखें ना तो वो ग्रो करता है समय के साथ साथ। लेकिन इस फिल्म में ना वो हमें एक ही एज का लगता है लगभग, ज़्यादा बड़ा उसका डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलता। अर्जुन का जो कैरेक्टर है ना वो आपको पहली ही झलक में पसंद आ जाना चाहिए, क्योंकि वो कैरेक्टर इतना अच्छा था। लेकिन उस कैरेक्टर को इस तरह से दिखाया नहीं इस फिल्म में, ना ही उन्होंने इतना फोकस किया इस बात पे कि हम अर्जुन की गुड साइड्स को दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर हमें अर्जुन एक बच्चे, भोले भाले बच्चे की तरह दिखता है जो कि कन्फ्यूज है अपनी लाइफ को लेके। मैं समझ सकता हूँ वो क्यों किया गया होगा। जैसे एक नॉर्मली सुपर हीरो या किसी हीरो को दिखाने का रहता है कि पहले वो थोड़ा ऊंचाई पे जाता है, फिर एकदम ड्रॉप आता है उसके लाइफ में, फिर वो राइज करता है, जो कि एक बेसिक सा सिस्टम है हर फिल्म इंडस्ट्री में, हर तरह की चीज में किया जाता है। लेकिन अर्जुन का जो कैरेक्टर है ना वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में उसने बहुत स्ट्रगल देखे हैं और उसके बाद वो इतना बड़ा हुआ है। उसके बाद भी हमें उसके कैरेक्टर में, पूरी फिल्म में कहीं पे भी वो बड़प्पन नहीं दिखता, या फिर वो जो कैरेक्टर ग्रो हो जाता है ना, कि जहाँ पर वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने लगे, वो नहीं देखने को मिलता है। अब देखो, तीसरी चीज जो इस फिल्म में खराब करी उन्होंने वो था श्री कृष्ण का कैरेक्टर। देखो, श्री कृष्ण जो है अर्जुन की लाइफ में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अर्जुन को श्री कृष्ण के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते। जबकि कृष्ण ने जितनी हेल्प करी है पांडवों की, अगर आप कोई महाभारत पढ़ें आपको समझ में आएगा, कृष्ण ने उनकी कब से हेल्प करी है महाभारत में पांडवों की, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत समय से उनकी मदद कर रहे थे। और जब कृष्ण अर्जुन को वो उपदेश भी दे रहे होते हैं, हमें वो समझ में आता है कि वो सीन उन्होंने कहाँ से लिया है। वो असल में ये कोशिश कर रहे थे कि वो उसी सीन में जो खांडोप्रस्थ में अर्जुन पहुंच चुका है और उनको जब राज मिल चुका है तो वो वहाँ पर श्री कृष्ण से मिलते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वो उसको उपदेश दे रहे होते हैं। हम समझ सकते हैं वो चीज़ वहाँ ये कोशिश क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इस समय हम गीता भी ले आते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं उसको भी हम ले आते हैं, वही चीज़ ले आते हैं। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि गीता किस समय दी गई थी और अर्जुन किस स्थिति में है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है।
महाभारत में अर्जुन इसलिए लड़ाई नहीं करना चाहता क्योंकि उसको पता है वो जीत जाएगा वॉर को, लेकिन वो धर्म संकट में है कि मैं मार रहा हूँ जिनको, वो मेरे अपने हैं, अगर मैं उनको मार दूंगा तो मुझे वो सुख नहीं मिलेगा, इसका करूंगा क्या मैं जब सबको मार दूंगा तो वो जो चीज़ है ना वो एक अलग चीज़ है, वो अर्जुन को तब होती है जब वो कुरुक्षेत्र में है, ना कि खांडवप्रस्थ में, क्योंकि खांडवप्रस्थ वो जो इलाका है उनको उसको तो उसे अपने पास रखना ही, वो तो उनका राज्य है, लेकिन कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है वो बिल्कुल अलग है। इवन सो जिस फिल्म में खांडवप्रस्थ वाला पूरा प्रसंग दिखाया उन्होंने, वो भी पूरी तरह से काल्पनिक है और बहुत बेकार क्रिएटिव लिबर्टी ली है उन्होंने उस सीन में। असल में अगर हम महाभारत भी पढ़े ना तो महाभारत में जो खांडवप्रस्थ वाला प्रसंग आता है वो ऐसा है कि जो अग्निदेव है ना वो इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी समस्या को लेके, उनको अपनी भूख मिटानी होती है, तो वो पूरे खांडवप्रस्थ को जला देना चाहते हैं। जो खांडवप्रस्थ जो जंगल रहता है ना वहाँ पर तक्षक नाग रहता है और तक्षक जो है देवराज इंद्र का दोस्त रहता है, और देवराज इंद्र उसको एक प्रोटेक्शन दे देते हैं कि भैया तुझे कोई मारने आएगा तो मैं बचाऊंगा। अब अग्निदेव जो है वो अर्जुन और श्री कृष्ण से हेल्प मांगते हैं कि भैया मुझे इस जंगल को जलाना है ताकि मैं अपने आप को तृप्त कर सकूं, और ये जो तक्षक है ये यहाँ से भाग जाएगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और देवराज इंद्र जब लड़ने के लिए आते हैं और तक्षक को बचाने के लिए आते हैं तो श्री कृष्ण और अर्जुन लड़ते हैं उनसे, तो ये पूरी कहानी अलग है। ये पर जिस तरह से इस चीज़ को फिल्म में दिखाया गया था ना वो बिल्कुल अलग था। फिल्म में तो ये पूरा प्रसंग ही उन्होंने काट दिया था। यहाँ पर उन्होंने ऐसा दिखाया था कि दुर्योधन कुछ गुंडों को हायर करता है, वो जाके अर्जुन वगैरह को मारने के लिए प्लानिंग करते हैं जो खांडवप्रस्थ में जाते हैं हमला करने के लिए, और श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर उन सबको मार देते हैं और अर्जुन जो है वो उनको अपनी तरफ कर लेता है, जो गुंडे रहते हैं उनको। बस इतना सा उन्होंने इस फिल्म में दिखाया जो कि पूरी तरह से बेसलेस है, कोई मतलब नहीं है उसका। समझ सकते हैं कि अब बजट नहीं होगा उनके पास, लेकिन फिर भी अगर आप दिखाना ही चाहते थे तो आप उस तरह से दिखाते वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उस तरह से दिखाने पे आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिलने के चांसेस थे, क्योंकि लोग इस तरह की कहानियों से ज़्यादा रिलेट कर पाते एज कम्पेयर टू किसी डाकू की लड़ाई से, क्योंकि वो आपको कनेक्ट नहीं होगी कहीं से, वो बेकार ही लग रहा था बिल्कुल। मैं जब उस फिल्म को देख रहा था तो मुझे वो बड़ा अजीब लगा कि यार कहाँ से उन्होंने ये रेफरेंस उठा दिया और कहाँ से उन्होंने इस कहानी को इतना ख़राब कर दिया। ठीक, अब देखो एक चीज़ और है इस फिल्म में जो बड़ी अजीब उन्होंने करी, जैसे कि एक सीन जो अर्जुन की तपस्या वाला सीन है जो कि बिल्कुल मैं मानता हूँ मनी शॉट हो सकता था इस फिल्म का, लेकिन वहाँ उन्होंने मतलब विष्ठा कर दी थी। मतलब वो सीन अगर वो ढंग से दिखा देते ना तो मंदिर बना देते वो थिएटर को, लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। देखो एक सीन है इस फिल्म में जहाँ पर अर्जुन तपस्या कर रहा है और एक आर्किटेक्ट आके उसको रोकता है, क्योंकि एक भालू जो है एक जानवर टाइप का एक सुअर अर्जुन को मारने के लिए आता है और अर्जुन तीर से उसको मार देता है। लेकिन अर्जुन जब तीर चलाता है ना तो अर्जुन के तीर के साथ साथ एक आर्किटेक्ट का तीर उस भैंसे या उस सुअर को लग जाता है। अब उस सुअर को जब लग जाता है तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि ये किसका है, क्योंकि अगर जिसने मारा उसका सुअर वो। ठीक है, अब हमें जिस तरह से पता है कि वो जो तपस्या है जो अर्जुन कर रहा है वो कर रहा है पाशुपतास्त्र के लिए, लेकिन ना तो उन्होंने ये बात दिखाई कि अर्जुन पाशुपतास्त्र के लिए ये सब कर रहा है, ना उन्होंने इसमें भगवान शिव को दिखाया, सिर्फ ये दिखा दिया कि एक बड़ा अजीब सा आदमी है जिसके सिर पर एक तीसरी आंख है, और आप इमेजिन कर लो भगवान शिव है वो। और स्वर्ग की जो यात्रा है अर्जुन की उसे भी किस तरह से दिखाया उन्होंने, जैसे कि कोई कौन सा वो गेम है यार, गॉड ऑफ वॉर चल रहा हो, कि मतलब वो टास्क कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत सारे राक्षसों को लगातार मारे जा रहा है और फिर अचानक से बिल्डिंग चढ़ते 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 वो स्वर्ग पहुंच गया। बड़ा अजीब सा लगता है भाई वो, मतलब बड़ा ही बेकार लगता है सही में। देखो मूवी एनिमेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, आपको ये मानना पड़ेगा कि यार इस तरह का एनिमेशन इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलता। ये कितनी मजाक की बात है कि अर्जुन की ही फिल्म में अर्जुन के कैरेक्टर से आप कब कनेक्ट होते हैं, जब वो द्रोणाचार्य के साथ रहता है या द्रोणाचार्य से लड़ाई करता है, मूवी के बीच में भी और मूवी के एंड में भी बस। लेकिन अर्जुन का जो हीरोइज्म है बस उस पर ही थोड़ा बहुत उन्होंने ध्यान दिया था और वो बिल्कुल एंड में देखने को मिलता है, और वो मैं इस फिल्म का मनी शॉट कहूँगा कि हाँ भाई वो मनी शॉट है इस फिल्म का, जहाँ पे अर्जुन विराट युद्ध लड़ने जाता है। उस फिल्म का वो पूरा सीक्वेंस, तो 20 मिनट का जो एनिमेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो जो 20 मिनट है इस फिल्म के, वो इस फिल्म को यहाँ से यहाँ पे ले जाते हैं बस इस वजह से, क्योंकि वो फिल्म का जो पूरा वॉर सीक्वेंस है उसको उन्होंने दिमाग लगा के लगाया है कि अब बनाते टाइम उन्होंने कोई होल्ड बार नहीं किया, खून खून दिखाया उन्होंने बिल्कुल। और 2D एनिमेशन में ब्लड शेड बहुत कम देखने को मिलता है। तलवारें जो उन्होंने यूज़ करी है इस फिल्म के लिए, जो
मेनली उन्होंने ड्रॉ ही करी है, लेकिन फिर भी ड्रॉ करते हुए भी इतना सुंदरता से इसे दिखाया उन्होंने। कई इस फिल्म के मैंने शॉट्स देखे थे जो मुझे बड़े अजीब लगे कि उन्होंने एनिमेशन में ड्रोन शॉट्स दिए। मतलब बड़े अजीब लगते हैं वो कि यार आपने एनिमेशन में ड्रोन शॉट लिए कैसे, वो कितना मेहनत लगा होगा इसको बनाने में उनको। लेकिन इस फिल्म में एनिमेशन तो उन्होंने टॉप क्वालिटी का रखा, लेकिन जहाँ वो लैग कर गए ना वो था इसका इमोशनल डेप्थ, कि आप अर्जुन के ही कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते इस फिल्म में। वो आपको एक टाइम के बाद बोर लगने लगता है, जो कि मज़ा नहीं देता है यार। देखो कितनी भी आप इस फिल्म की तारीफ कर लो, इसका मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर एनिमेशन उतना अच्छा नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी फिल्म चल जाती है और फिल्म बहुत अच्छी चल जाती है। अब देखो क्या होता है ना कि कभी कभी एनिमेशन अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, पर क्या होता है कि ऑडियंस जो है ना इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाती है स्टोरी के साथ। और वहीं पर ये फिल्म गलती कर बैठी कि इन्होंने इमोशंस पे कम ध्यान दिया, एनिमेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, और वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर बैठे अपने लिए। इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पर एनिमेशन ठीक ठाक होने पर भी मूवी अपने इमोशन के दम पे चल जाती है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है महाअवतार नरसिम्हा। फिल्म बिल्कुल वैसी ही है जैसी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस थी, लेकिन अर्जुन द वॉरियर प्रिंस जहाँ लैग करती है ना, महाअवतार नरसिम्हा वहीं स्ट्राइक करती है, जिसे हम कहते हैं इमोशनल डेप्थ। पूरी फिल्म ना आपको शुरू से लेकर एंड तक जो बांध के रखती है, उसके शॉट्स जो हैं, खासतौर पे वो जो समुंदर किनारे वाला सीन है, या फिर जो एंड की जो बैटल आपको देखने को मिलती है हिरण्यकश्यपु और प्रभु महाअवतार नरसिम्हा की, वो आपको बिल्कुल हुक करके रखती है। ठीक है, इस फिल्म में जो अर्जुन द वॉरियर प्रिंस भी थी ना, इसमें भी वो कोशिश यही करते हैं कि जो आखिरी का 20 मिनट है ना, उसको हम उठा दें और उससे लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दिए। लेकिन आप मूवी के एंड तक हुक ही नहीं रहते हैं स्टोरी से, तो फिर आप कहाँ से आखिरी के 15 मिनट एंजॉय करेंगे। यही यहाँ और यही ये जो फिल्म है ना अर्जुन द वॉरियर प्रिंस लैग कर जाती है कि ये ऑडियंस से हुक नहीं रह पाती है, या ऑडियंस को हुक नहीं कर पाती है, क्योंकि महाभारत की स्टोरी को आप इसे बच्चों की कहानी की तरह इमेजिन नहीं कर सकते ना। और अगर आप करते भी हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर भी अर्जुन का जो कैरेक्टर है ना, उसका महाभारत में बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके कैरेक्टर के साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं ना, उन पर ध्यान देना ज़रूरी था इनको। अब देखो, अब इस फिल्म की पिचिंग तो हो गई जो मैंने करनी थी, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म में जो अच्छा था वो क्या था। देखो, फर्स्ट जो था इस फिल्म का एनिमेशन, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसकी जो एनिमेशन क्वालिटी है ना, मतलब मेरे को इंडियन एनिमेशन में बहुत कम देखने को मिलती है, और वो बहुत टॉप नॉच था। लेकिन वो टॉप नॉच होने के बावजूद भी अपनी इमोशनल वैल्यू के कारण डाउन हो जाता है, और ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज़ जो इस फिल्म में बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो थे इसके गाने। अगर आप गानों को सुने ना, हर एक सॉन्ग अपनी अलग अलग वैल्यू रखता है। जैसे कि आए हस्तिनापुर में छोकरे, वो जो गाना अलग है, उसका समय का पहिया वो गाना अलग, वो बहुत इमोशनल सॉन्ग है, आपको डेप्थ अंदर तक लगता है कि हाँ भाई कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मतलब नहीं होना चाहिए था, जैसे एक वैल्यू क्रिएट करता है, वो पूरे सीन को उठा देता है वो गाना। अब ये तो हो गई भैया इसकी अच्छी बात नहीं, इसका एनिमेशन अच्छा था, हर कैरेक्टर पे उन्होंने ध्यान दिया था। कर्ण का कैरेक्टर भी दिखाया उन्होंने, पर कर्ण का कैरेक्टर भाई वो असल में कैसा है वो हमें पता ही है, लीचड़ कैरेक्टर है वो एक नंबर का। ठीक है, उसके अलावा दुर्योधन की भी को भी वैसे ही दिखाया उन्होंने, उसकी जो क्रूरता है ना, पांडवों से वो कितनी नफरत करता है वो हमको समझ में आता है। अब मुझे जो लगा इस फिल्म में, जो मुझे समझ में आया था कि फिल्म क्यों फ्लॉप हुई थी, उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको भी लगता है कि यही चीज़ें 3 प्रॉब्लम्स थी इस फिल्म में, या फिर और भी इससे प्रॉब्लम्स थी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।